माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12th में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। हम जानते हैं कि अभी आप लोगों का मैट्रिक का रिजल्ट आया है और आप लोग 12th क्लास में गए हैं। शुरुआत है आपका, यहां से एक नए सफर का शुरुआत है और इस शुरुआत में अगर शुरुआत में ही अगर आप कोताही बरत देंगे तो फिर आगे का पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए अभी से ही आप लोग उस सफर के लिए तैयार होते रहिए जिस सफर पर अभी से 2 साल बाद आपको जाना है या फिर साल भर बाद जाना है। यदि अभी आप लोग 11th क्लास में हैं तो फिर आप लोगों के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों को 11th क्लास के हिंदी पर उतना ध्यान ना देकर के अगर आप 12th क्लास के इस हिंदी पर ध्यान देते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जैसा कि हम सभी लोगों को बता चुके हैं कि आपका जो बुक है वह है दिगंत भाग 2, और इसी बुक का आज हम लोग सबसे पहला नंबर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत एक्चुअल में आप लोग अपने निजी जिंदगी में बातचीत करते रहते हैं। जैसे अभी यहां पर बच्चे जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आपस में बातचीत कर रहे हैं। गांव घर में अगर जाते होंगे तो देखते होंगे कि 2 महिलाएं जब आपस में बैठ जाती है तो दिन दिन भर बातचीत होते रहता है। 2 बुजुर्ग जब आपस में बैठ जाते हैं तो बातचीत होते रहता है। 2 दोस्त जब बातचीत करते हैं तो वहां पर अलग तरीके का बातचीत होता है। जब एक लड़का और एक लड़की बातचीत करती है तो वहां पर एक अलग तरीके का बातचीत होता है। तो एक्चुअल में ना इस चैप्टर में हमें बातचीत करने का सही तरीका क्या है इसके बारे में बताया गया है। गांव के अगर औरतें हैं तो किस तरीके से बातचीत करती है, शहर की औरतें हैं तो किस तरीके से बातचीत करती है, बातचीत करने के कितने प्रकार के शैलियां होती है, बातचीत कहां से किया जा सकता है, कहां से इसका शुरुआत होता है, किस तरीके से, मतलब बातचीत से ही संबंधित यह पूरा चैप्टर है। अगर आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज तक तो हम सिर्फ बातचीत जानते थे कि बातचीत बस होता है 2 लोगों के बीच में, लेकिन 2 लोगों के बीच में बातचीत होता है तो उसे कौन सा बातचीत कहते हैं, अगर 3 लोगों के बीच में बातचीत होता है तो उसे कौन सा बातचीत कहते हैं, 4 लोगों के बीच में अगर बातचीत होता है तो उसे कौन सा बातचीत कहते हैं, यह सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर के कहें तो बातचीत करने का शैली क्या है, बातचीत करने का ढंग क्या है, किस तरीके से बातचीत किया जाता है, किस किस स्टाइल में बातचीत किया जाता है, हम लोग जिस स्टाइल में बातचीत करते हैं उस स्टाइल का नाम क्या है, 2 महिलाएं अगर बातचीत करती है उस स्टाइल का नाम क्या है, मतलब सब कुछ एकदम आज क्लियर होने वाला है। यदि आप लोग इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, आज दें, कल दें, साल भर के बाद दें, 2 साल के बाद दें, तो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खास करके लेखक परिचय से। लेखक परिचय समझते हैं? जब यह किताब आप लोग लेंगे, आप लोग यह वाला किताब जरूर परचेज कर लीजिएगा, अगर नहीं परचेज किए हैं तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। इस किताब का ज्यादा दाम नहीं है, मुश्किल से आपको 30, 40, 50 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 50 रुपया का किताब, लेकिन नंबर पूरा इसी से आएगा। 55 नंबर का लगभग क्वेश्चन इस बुक से सिर्फ पूछा जाता है। यह जो पहला नंबर जो आप लोग चैप्टर देख रहे हैं ना, यह इस चैप्टर के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम आपको इस चैप्टर में बाल कृष्ण भट्ट के बारे में ही बताएंगे। लेखक परिचय हम आपको 10th क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ाते थे, यानी कि उस चैप्टर के लेखक कौन है उनके बारे में बताते थे। वैसे ही हम आपको अभी सबसे पहले बातचीत में उनके लेखक यानी कि जो निबंधकार हैं, चूंकि बातचीत जो है ना एक निबंध है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा 12th क्लास में जब हिंदी का एग्जाम देंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा बातचीत पाठ कौन सी विद्या है, समझ गए ना, बातचीत पाठ कौन सी विद्या है, हाँ, तो बातचीत कौन सी विद्या है, तो निबंध है। तो जाहिर सी बात है कि जब निबंध है तो निबंध लिखने वाले को निबंधकार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, समझ गए ना। जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, कोई महिला अगर कविता लिख रही है तो उसे कवित्री कहते हैं, समझ गए ना। तो यहां पर निबंध है ना तो निबंधकार, कोई नाटक लिखने वाले हैं तो नाटककार होता है, उपन्यास कोई लिखने वाला है तो उपन्यासकार होता है, समझ गए। अंतिम में कार पर उसको बैठा दीजिए वही होता है। जैसे नाटक है तो नाटककार, निबंध है तो उसको कार पर बैठाइए तो निबंधकार, उपन्यास लिखने वाला है तो उसको कार पर बैठाइए तो
क्या उपन्यासकार, नाटक लिखने वाला तो नाटककार। तो उसी प्रकार से यह बातचीत जो है ना, यह कौन सी विद्या है, तो यह विधा कौन सी है, निबंध है प्यारे बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि बालकृष्ण भट्ट क्या हो गए, एक निबंधकार हो गए। तो आज हम लोग बातचीत शीर्षक के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनकी शिक्षा कहां से हुई, लेखन के प्रति उनकी रुचि कहां से जागी, सब कुछ उनके द्वारा कौन कौन सा रचना किया गया, कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है, सब कुछ उनके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। यदि आप लोग इस क्लास को देखना शुरू कर चुके हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, माइंड को इधर उधर डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप लोग कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से मोबाइल में, तो देखते हैं डाटा केबल लगा देते हैं। अगर गलती से डाटा केबल खिंचा जाए तो फाइल ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। वैसे ही हम यहां पर इस चैप्टर को पूरा ट्रांसफर करने वाले हैं आपके दिमाग में। अगर बीच में अगर डाटा केबल निकल जाएगा ना, यानी कि आपका दिमाग अगर इधर उधर भटक जाएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमेशा डाटा केबल को लगा करके रखिए और डाटा ट्रांसफर करते रहिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग क्या कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं, और एकदम मन लगा करके पढ़िए। चलिए, चैप्टर 1 यानी कि सबसे पहला नंबर चैप्टर है बातचीत, एक क्या है, निबंध है। और इस निबंध के निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं। समझ गए, चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट, नाम याद रहेगा ना। ऐसे हम आपको एग्जाम टाइम में ना ट्रिक बताएंगे, या फिर जब पूरा चैप्टर पढ़ा लेंगे ना तो हम ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से लेखक का नाम आप याद रख सकते हैं, उस ट्रिक का क्या नाम है, कौन सा ट्रिक है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। टारगेट बोर्ड चैनल सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल है 10th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जिसकी तमन्ना आप लोग कर रहे हैं, जिसकी इच्छा आपको है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग हिंदी का सबसे पहला नंबर चैप्टर, और हिंदी में गद्य खंड का सबसे पहला नंबर चैप्टर है। कल हम आपको बताए थे गद्य खंड में 13 चैप्टर और काव्य खंड में 13 चैप्टर है। तो गद्य खंड का सबसे पहला नंबर चैप्टर है बातचीत, निबंध है। निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ था। अगर आप लोग कहीं पर कोई फॉर्म भरते हैं, आपसे अगर कोई जानकारी पूछता है तो पूछता है ना कि बताओ डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। वैसे ही इनका यानी कि बालकृष्ण भट्ट का डेट ऑफ बर्थ कब है, कितने बच्चे बता सकते हैं। कम से कम देख करके भी तो कमेंट कर दो, देख करके भी तो कमेंट कर दो कि हाँ सर इनका डेट ऑफ बर्थ कब है, 23 जून 1844 को है। ठीक है, लेखक हो गए बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। याद करना बड़ा मुश्किल है ना, 23 जून 1844, कौन याद रखेगा इतना। अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो इंतजार कर लीजिए, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, वो ट्रिक भी बताएंगे, वो फॉर्मूला भी बताएंगे जिसके तहत आप इसको चुटकियों में याद रख सकते हैं। परीक्षा में आएगा, आप चुटकी बजाएंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कि इतना तारीख को जन्म हुआ था। समझ गए ना, चिंता नहीं करना है। तो लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जन्म हुआ है 23 जून 1844 को। कहां में जन्म हुआ भाई, आखिर जन्म कहां में हुआ, तो ध्यान रखिएगा जन्म हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या अभी भी इलाहाबाद है, अभी भी इलाहाबाद है क्या। कितने बच्चे जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम बदल चुका है। अगर नाम बदल चुका है तो इलाहाबाद का क्या नाम है अभी वर्तमान में, बताइए। अगर इलाहाबाद का नाम बदल चुका है तो इलाहाबाद का नाम क्या है। अधिकांश बच्चों को पता होगा कि अब इस इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है, प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। समझ गए ना, इलाहाबाद का नाम बदल चुका है लाडलो, समझ गए। और इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या रखा गया है, प्रयागराज। समझ गए। तो इसी प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का। कितने तारीख को, 23 जून 1844 को। समझ गए। हाँ, माता का नाम था पार्वती देवी, माता का नाम था पार्वती देवी। ऐसे अगर आप इनको देख रहे हैं तो देख करके आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम गणेश भगवान के जैसा ही सीधा साधा है। देखिए ना, चित्र में देखने के साथ आपको लगेगा ना बेचारा मोछ एकदम बढ़ा लिए हैं और गणेश भगवान के जैसा एकदम सीधा साधा लग रहे हैं, सीधा सपाटा।
तो गणेश जी हैं तो जाहिर सी बात है कि गणेश जी का माता का क्या नाम था? पार्वती ना। गणेश जी का माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। पार्वती देवी नहीं नाम था, लेकिन यहां पर देवी लगाना है क्योंकि यह सचमुच में गणेश जी नहीं है, गणेश जी के जैसे सीधे साधे हैं। तो जिस तरीके से गणेश जी के माता का नाम था पार्वती, वैसे ही बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा ना? बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। अब चलते हैं पिताजी पर। पिताजी, पिताजी का क्या नाम है? जब बालकृष्ण भट्ट जन्म लिए तो इनके पिताजी का कहा नाम था कि देखो भाई, जो अक्षर से हमारा नाम है वही अक्षर से हमारा बेटा के भी नाम होना चाहिए। यानी कि ब से अगर हमारा नाम है तो हमारे बेटा के भी नाम ब से ही रहेगा। तो नाम रख दिए बालकृष्ण भट्ट। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी का नाम भी ब से ही होगा, और भट्ट है तो भट्ट परिवार होगा। जैसे देखते हैं अभी के जमाने में महेश भट्ट, उसका बेटी का नाम हो गया आलिया भट्ट, एक और बेटी का नाम हो गया पूजा भट्ट, यानी कि भट्ट परिवार से है। समझ गए? तो जब भट्ट परिवार से है ना तो सबके नाम भट्टे भट्ट रहेगा। समझ गए ना? सब अपन बेटा के नाम में अंतिम में क्या लगाएगा? भट्ट लगाएगा। समझ गए? जैसे देखते हैं कपूर खानदान का कोई रहता है, जैसे अनिल कपूर हो गया, सोनम कपूर उसकी बेटी हो गई तो उसके भी नाम में कपूर लगा हुआ है। कपूर खानदान का है तो सब में कपूर लगता है। देखते हैं ना? वैसे ही ये भट्ट खानदान के थे तो इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो पिताजी बोले कि सबसे पहला बात कि अगर हमारा नाम ब से है तो हमारे बेटा के भी नाम ब से होना चाहिए। तो इनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, तो अपने बेटा का क्या नाम रख दिए? बालकृष्ण भट्ट। यह सब चीज आपको बस समझाने के लिए है, ऐसा कोई कहानी था कि नहीं था हमें नहीं पता है, बस आपको समझाने के लिए ताकि आपको याद हो जाए। समझ गए? तो बेनी प्रसाद भट्ट नाम था किनका? इनके पिताजी का नाम, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम। अच्छा, अब जरा ध्यान रखिएगा, कोई ना कोई तो काम करते होंगे इनके पिताजी। तो क्या काम करते थे? बिजनेस करते थे। समझ गए? बिजनेस, बिजनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापार। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे ना, क्या थे? सॉरी, बेनी प्रसाद भट्ट जो थे, जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे, पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। समझ गए? पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। चलिए, अब जब बचपन में बालकृष्ण भट्ट थे तो आप ही लोगों की तरह उनको भी पढ़ने में रुचि नहीं लगता था। समझ गए? जब बचपन में कोई बच्चा कोई रहता है ना तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन मम्मी मार मार के, पापा मार मार के कहते हैं कि पढ़ पढ़, तू नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, हम बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट भी थे, इनको अध्ययन के प्रति कोई रुचि ही नहीं था, अध्ययन में इनका कोई रुचि ही नहीं था, मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। तो आखिर फिर रुचि कैसे जगा? तो इनकी माता जी की वजह से, माता जी पार्वती देवी की वजह से। समझ गए ना? तो बालकृष्ण भट्ट के जो माता जी थे पार्वती देवी, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई, दिखाई कि रे बेटा पढ़ना चाहिए, पढ़ो, पढ़ेगा तो तुमको इज्जत मिलेगा, पढ़ेगा तो तुमको यहाँ नौकरी मिल जाएगा, वहां नौकरी मिल जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, पढ़ेगा तो खूब नाम होगा, इज्जत होगा, शोहरत मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बालकृष्ण भट्ट के मन में जो अध्ययन के प्रति इच्छा थी वह एकदम खत्म हो गई थी। तो इच्छा किसने जगाई? उनकी माता जी पार्वती देवी ने। तो माता का नाम याद हो गया पार्वती देवी, पिता का नाम याद हो गया बेनी प्रसाद भट्ट। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि किसने जगाई? तो उनकी माता जी पार्वती देवी ने जगाई। यहां तक सब कुछ कंप्लीट है। अधिकांश क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछता है, इसलिए हम बार बार आपको लेखक परिचय पर जोर दे रहे हैं, इसलिए इतना बारीकी से लेखक परिचय बता रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, तो उनके माताजी ने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि जगाई। अब यदि हम शिक्षा दीक्षा की बात कर लें कि बालकृष्ण भट्ट कहां तक पढ़े लिखे हुए थे भाई, समझ गए ना? इंटर कहां से किए? समझ गए? हाँ, एंट्रेंस कहां से किए? पढ़ाई लिखाई कहां से किए? तो जरा ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। अब कहिएगा कि सर जी संस्कृत का अध्ययन किए तो इनका चैप्टर संस्कृत में रहना चाहिए था, ये हिंदी कैसे लिखने लग गए? बाद में इनका रुचि हिंदी में भी जाग गया था। समझ गए ना? तो शुरुआत में यह किस विषय का अध्ययन किए? संस्कृत विषय का अध्ययन किए। बोले कि हमको पंडित जी बनना है।
समझ गए। शुरुआत में यह संस्कृत का अध्ययन किए एवं 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। प्रयाग के, चूंकि जन्म हुआ था प्रयागराज में, जन्म हुआ था इलाहाबाद में, नाम हो गया है प्रयागराज, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। समझ गए ना। अब आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे, जवाब देना होगा 1867 ईस्वी में। समझ गए ना। आपसे पूछा जाएगा शुरुआत में यह कौन से विषय का अध्ययन किए, आपको बताना होगा शुरुआत में यह संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे। समझ गए। चलिए, अब यदि हम लोग वृत्ति की बात कर लेते हैं, वृत्ति कहने का मतलब कामकाज। समझ गए ना कि आखिर यह कौन कौन सा छोटा मोटा काम किए। अभी भी लगभग 100-150 बच्चे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में मजा आ जाए। कुछ बच्चे हैं जो अभी नादानी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भाई खोज रहे हैं किसी को। समझ गए ना। खैर कोई बात नहीं, परीक्षा में वो आंसर खोजते चलेंगे कि कहीं से आंसर मिल जाए। अभी यहाँ पर कुछ लड़के हैं जो लड़कियां का खोज रही है, कुछ लड़के लड़कियों को खोज रही है। परीक्षा में आंसर खोजेंगे कि भाई कहीं से आंसर कोई बता दो, कोई भगवान हमारे लिए कोई भगवान हमारे लिए अवतार ले लो ताकि कहीं से आंसर मिल जाए। समझ गए। तो देखिए शिक्षा दीक्षा के बारे में हम आपको बता दिए। अब वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। देखिए 1867 ईस्वी में तो यह एंट्रेंस का परीक्षा ही दिए थे। अब जस्ट 1867 के 2 साल बाद यानी कि 1869 में यह क्या कर दिए, मिशन स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए। और कब तक पढ़ाए, तो 1875 तक पढ़ाए। यानी कि 69 से लेकर के 75 पूरे 6 साल तक, पूरे 6 साल तक क्या पढ़ाने का काम किए। समझ गए ना। पूरे 6 साल तक क्या किए, पढ़ाने का काम किया, 1869 से 1875 तक। तो डेट भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने साल से लेकर के कितने साल तक क्या पढ़ाने का कार्य किए, तो 1869 से लेकर के 1875 तक, 6 वर्ष तक। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी कि संस्कृत तो शुरू में या पढ़े ही थे, संस्कृत तो इनको अच्छा नॉलेज था ही, तो सोचे कि संस्कृत पढ़ाते हैं। तो संस्कृत पढ़ाने के लिए 1885 ईस्वी में प्रयाग का ही एक स्कूल था, यानी कि इलाहाबाद का ही एक स्कूल था, नाम था सीएबी स्कूल, सीएबी स्कूल। वहां पर इन्होंने संस्कृत पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। समझ गए। वहां पर वह क्या कराने लग गए, संस्कृत पढ़ाने लग गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1888 ईस्वी में, ध्यान से समझिएगा। 1888 ईस्वी में, अभी हम आपको लेखक परिचय बता रहे हैं। लेखक परिचय में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि किसी आदमी के बारे में जानना, सुनना, उसके बारे में समझना, इंटरेस्ट यहां पर नहीं है। चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो इंटरेस्ट एक्चुअल में वहां पर आएगा। तो इंतजार करिए, चैप्टर का भी इंटरेस्ट वहां पर आपका जाग जाएगा। ठीक है ना। तो 1888 में प्रयाग की कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में यह अध्यापक नियुक्त हुए। 1888 में प्रयाग की एक पाठशाला है जिसका नाम है कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में यह क्या किए, अध्यापक नियुक्त हो गए। उसके बाद इनका स्वभाव बहुत उग्र था। उग्र मतलब समझते हैं, एक होता है ना कि बहुत जल्दी से गर्म हो जाना, खिसिया जाना। समझ गए। जैसे कोई थोड़ा सा पिनका दिया तो हम पिनक गए, कोई थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो हम खिसिया गए, गुस्सा हो गए। समझ गए। तो उसको बोलते हैं उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति। तो बालकृष्ण भट्ट का भी जो स्वभाव था ना, एकदम उग्र स्वभाव का था, बहुत जल्दी खिसिया जाते थे। समझ गए ना, बहुत जल्दी या किसी पर गुस्सा हो जाते थे। समझ गए। अब जब वहां पर कहीं पर आप नौकरी करिएगा तो आपका जो सीनियर है, आपका जो पदाधिकारी है, वो तो आपको डांटेगा, वो तो आपको बोलेगा, वो आप पर खिसियाएगा। अगर आप उग्र स्वभाव के हैं तो फिर आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, यही ना होगा। और बालकृष्ण भट्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह बहुत उग्र स्वभाव के थे जिसके कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ गया। अब कोई सीनियर आता होगा, बोल देता होगा, ए बालकृष्ण ये काम करो, वो काम करो, तुमसे ये काम नहीं होता, तुमसे वो काम नहीं होता, ये खिसिया गए, अरे हमसे नहीं होगा, जाओ तुमको जो करना है जो कर लो, हम नौकरी नहीं करेंगे, जाओ। मतलब यह बहुत उग्र स्वभाव के थे, बहुत जल्दी खिसिया जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। समझ गए ना। तो इसलिए उग्र स्वभाव रहने के कारण इनको क्या हुआ, नौकरी छोड़ना पड़ गया। और जब नौकरी छोड़ दिए तब कहे कि अब हम नौकरी छोड़ ही दिए तो अब क्या करें भाई, तो लेखन कार्य करना शुरू कर दिए, यानी कि यही कभी कहानी कविता लिखना शुरू कर दिए।
समझ गए ना। तो नौकरी छोड़ने के बाद यह लेखन कार्य करना शुरू कर दिए। समझ गए। हाँ, समझ गए। क्या हो गया, यह उसके बाद में लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। अच्छा, अब इसके बाद इनकी हम रचनात्मक सक्रियता देख लेते हैं। आखिर कब से कब तक लिखने में सक्रिय रहे, यह सब कुछ हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से देख एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, यह भारतेंदु युग के कवि कहे जाते हैं क्योंकि इनको प्रेरणा मिला था भारतेंदु हरिश्चंद्र से। समझ गए ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो कवि हुए उनको भारतेंदु युग का कवि कहा जाता है, मतलब कि उसी युग का कवि हुए हुआ है। समझ गए। तो यह भी भारतेंदु युग के ही कवि थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ कर दिए। यानी कि मासिक पत्र उसे बोलते हैं ना जो कि महीने में एक बार निकलता है। समझ गए। एक महीने में एक बार निकलता है, उसको एक महीना पढ़िए और फिर अगले महीने फिर से वह पत्रिका निकलेगा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से इनको बहुत बड़ा प्रेरणा मिला और हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से एक सभा होता था इलाहाबाद में ही, हिंदी वर्धनी सभा, उसकी ओर से हिंदी, हाँ उसकी ओर से हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका यह निकालना शुरू कर दिए। इसे वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी कि जब निकाले तो ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म कर दिए, लगभग 33 वर्षों तक उस पत्रिका को यह चलाते रह गए। 33 वर्ष एक सदी होता है भाई, बीत जाता है, एक उम्र होता है। समझ गए ना। तो जब यह पत्रिका निकाले तो कहे कि हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको 33 वर्ष तक यह चलाते रह गए। समझ गए। हाँ, कौन से पत्रिका को, तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को, हिंदी प्रदीप याद रहेगा ना, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को यह 33 वर्षों तक चलाते रह गए। यहां से क्वेश्चन सब बनता है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, भट्ट जी ने, भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने, बालकृष्ण भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। 1886 ईस्वी में एक कवि, एक लेखक, निबंधकार कह सकते हैं, उस समय निकला था लाला श्रीनिवास दास का एक एक रचना निकला था जिसका नाम था संयोगिता स्वयंवर। समझ गए। तो उसका यह बहुत जबरदस्त आलोचना किए, विरोध किए। समझ गए ना कि यह बढ़िया नहीं है, या अच्छा नहीं है, इसमें कुछ शब्द गलत है, ये है वो है, मतलब यह इसका आलोचना कर रहे थे। जैसे कैसे अभी पक्ष का विपक्ष आलोचना करता है, नरेंद्र मोदी का आलोचना करने में पूरा कांग्रेस वाला लगा हुआ है, पूरा सब आप वाला लगा हुआ है, मतलब पक्ष का आलोचना विपक्ष वाला करता है और विपक्ष का आलोचना पक्ष वाला करता है। तो वैसे ही जब लाला श्रीनिवास दास का एक रचना निकला संयोगिता स्वयंवर, तो उसका भट्ट जी ने यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने जबरदस्त आलोचना की है, कहे कि भाई बढ़िया नहीं है, हमारे ख्याल से बढ़िया नहीं है। अच्छा, यह तो हो गया मुख्य पॉइंट। अब देखिए, किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, किताब पढ़ेंगे ना तो आपको बोरिंग लगेगा, जितना यहाँ पर बोरिंग लग रहा है ना उससे 10 गुना ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो इसलिए हम आपको मुख्य रूप से वही पॉइंट बता रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्य रूप से वही चीज बता रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अच्छा, अब यदि हम उपन्यास के बारे में बात करते हैं तो इनका उपन्यास ढेर सारा निकला, बहुत सारा उपन्यास निकला। अगर आप लोग 2 4 5 याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। उपन्यास निकला, पहला रहस्य कथा, उसके अलावा निकला नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद निकला 100 अजान एक सुजान, नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा याद। उसके अलावा निकला गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, इसके अलावा निकला उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी उसके अलावा निकला सद्भाव का अभाव। तो इतने तरह के इनका उपन्यास निकला। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए 100 अजान एक सुजान के उपन्यासकार कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा रसातल यात्रा के उपन्यासकार कौन है, आपका जवाब क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा उचित दक्षिणा, हाँ जैसे गुरु दक्षिणा होता है ना, तो उचित दक्षिणा इसके उपन्यासकार कौन है, जवाब देना होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनका ढेर सारा उपन्यास भी निकला था। अब यह सिर्फ उपन्यासकार ही नहीं थे, नाटककार भी थे, यानी कि नाटक लिखने में भी पीछे नहीं हटते थे। समझ गए ना। बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे तो वहां पर जब कल्चरल क्या होता था, कल्चरल जब उसको बोल सकते हैं कि प्रोग्राम होता था ना, तो वहां पर लोग गाना गाते थे, डांस करते थे, तो हम लोग नाटक में भाग लेते थे। समझ गए ना। नाटक करते थे जिसको नुक्कड़ नाटक बोलते हैं। तो इन्होंने नाटक भी ढेर सारा लिखा।
नाटक कौन कौन सा है भाई? सबसे पहला नाटक तो है पद्मावती। हाँ, अभी दीपिका पादुकोण का पद्मावत फिल्म आया था तो खूब पसंद कर रहे थे, खूब देख रहे थे। तो पद्मावती इन्हीं का लिखा हुआ है। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। समझ गए ना? हाँ, पद्मावती बालकृष्ण भट्ट का ही लिखा गया है। तो पद्मावती हो गया, समझ गए? अच्छा, साथ ही बता दे बच्चों, जो बच्चे अभी तक टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं ना, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के क्लास के लिए। समझ गए? बाकी सभी सब्जेक्ट के क्लास के लिए आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सब कुछ का क्लास चल रहा है, वहां से आप लोग आकर के क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पद्मावती हो गया, इसके अलावा किराता जुर्नीय, समझ गए ना? किराता जुर्नीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल का नाम कितने लोग सुने हैं? एकदम ईमानदारी से बताइएगा, शिशुपाल का नाम सुने हैं ना? तो शिशुपाल वध इन्हीं का लिखा हुआ है। नल दमयंती या दमयंती, समझ गए ना? हाँ, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर है, दोनों इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। शिक्षा दान इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। चंद्रसेन इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। सीता वनवास इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। पतित पंचम इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। मेघनाथ वध, रामायण में पहुंच जाइए, मेघनाथ वध इन्होंने लिखे हैं। समझ गए ना? मेघनाथ वध भट्ट जी के द्वारा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है, मेघनाथ वध। याद रहेगा? हाँ, मेघनाथ वध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। उसके अलावा कट्टर सूम की एक नकल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बृहन्नला इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इंग्लैंडेश्वरी बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे हैं। भारत जननी यही लिखे हैं। भारतवर्ष और भारतवर्ष और भारतवर्ष और कली इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दो दूरदेशी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। एक रोगी और एक वैद, कितना बढ़िया नाम है, एक रोगी और एक वैद। आजकल क्या होता है, एक वैद और हजार रोगी होता है ना, एक डॉक्टर है और रोगी हजार है। समझ गए? लेकिन इन्होंने जो पाठ लिखा, एक रोगी और एक वैद, सिंगल डॉक्टर और सिंगल मरीज। समझ गए? हाँ, तो इन्होंने लिखा एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल। समझ गए ना? रेल का विकट खेल इन्हीं के द्वारा लिखा गया नाटक है। समझ गए? कितना प्यारा प्यारा सा नाटक का नाम है इनका, रेल का विकट खेल। समझ गए ना? हाँ, एक रोगी एक वैद, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी, इंग्लैंड से बना दिए इंग्लैंडेश्वरी। समझ गए? उसके अलावा बाल विवाह, बाल विवाह के बारे में सुने हैं ना? बाल विवाह एक बहुत ही खराब प्रथा है जो कि अब सरकार के द्वारा इनवैलिड है। समझ गए ना? तो अब प्यारे बच्चों, आप लोगों को इसमें से कोई भी 2 4 5 नाटक का अगर पूरा याद कर सकते हैं तो ये आपका बड़कपन है, ये आपका टैलेंट है। अगर पूरा नाटक का नाम याद कर सकते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा नाटक का नाम याद कर लीजिएगा, कहीं से भी पूछेगा आप लोग तुरंत जवाब बता दीजिएगा। समझ गए ना? तो अगर नाटक का नाम याद कर सकते हैं तो नाटक का नाम जरूर याद कर लीजिएगा। हो जाएगा? वाह, बहुत बढ़िया, हो जाएगा ना? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं प्रहसन। समझ गए ना? यानी कि जो बचा खुचा चीज है सब इसी में दे देते हैं। जैसा काम हो वैसा परिणाम, जाहिर सी बात है भाई, जैसा काम होगा वैसा परिणाम होगा। जिस तरीके से आप लोग काम करेंगे परिणाम भी वैसा ही होगा। कहा जाता है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत ही तसही पल चाखा। ये कौन लिखे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करत ही तसही फल चाखा। समझ गए ना? और इसी को एक जगह और लिखा गया है कि कर्महीन सागर गयो। ध्यान से समझिएगा, कर्महीन के लिए ना पहले वाले लोग भी बहुत ज्यादा कुछ लिख करके चले गए हैं। समझ गए? तो इसलिए कर्म करना चाहिए। कहा गया है कि कर्महीन सागर गयो, जहां रतन के ढेर, छुअत रतन माटी भयो, यही कर्म का फेर। जो कर्मयोगी होते हैं ना, वो अगर मिट्टी को भी छू दे ना तो सोना बन जाता है। जो कर्मवीर होते हैं वह अगर मिट्टी को भी छू दे तो सोना बन जाता है। कर्मवीर चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। तुम निडर डटो नहीं, हाँ, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर हटो नहीं। पढ़े हैं ना? तो जो कर्मयोगी होते हैं, जो कर्मवीर होते हैं ना, वो अगर मिट्टी को भी छूते हैं तो वो सोना बन जाता है।
लेकिन जो कर्महीन होते हैं, कर्महीन कहने का मतलब समझते हैं? कर्महीन, हिंदी पढ़ा रहे हैं ना जी, तो हिंदी में आप लोग को सब कुछ समझना होगा। ओ भाई, कर्महीन, कर्महीन मतलब समझते हैं? जो कर्म से हीन है। कर्म मतलब अपना काम, जो हम काम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। अच्छा कर्म, खराब कर्म, बुरा कर्म। और हीन मतलब होता है उससे पीछे हटना, यानी कि जो अपने काम से पीछे हट जाए, जो अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए, जो अपने मुख्य, जो उसका मूलभूत आधार है, जो मूल काम है, अगर उससे अपना जी चुराता है तो उसको कर्महीन कहा जाता है। और वैसे लोग अगर सोना को भी छू देना तो वो मिट्टी बन जाता है। अब ऐसा नहीं कि सोना का अंगूठी पहन ले उसको छू देगा तो मिट्टी बन जाएगा। यहां पर सोना कहने का मतलब हो गया कि कीमती चीजों को भी वह मतलब क्या कर देता है, नाश कर देता है, मिट्टी के भाव में ला देता है। समझ गए? तो कहा जाता है कि कर्महीन सागर गयो, जहां रतन के ढेर, छुअत रतन माटी भयो, यही कर्म का फेर। तो इसलिए कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान जी जब गीता का उपदेश दे रहे थे, एक बात आपको हम बता देते हैं, दुनिया में कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, अगर आपके घर में ना भागवत गीता नहीं है, अगर आपके घर में भागवत गीता नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप लोगों को अपने जिंदगी में एक पुस्तक जरूर रखना चाहिए, वह है भगवत गीता का। आपके जिंदगी का हर वो मुसीबत, हर वो समस्या, हर वो परेशानी, हर वो तकलीफ जिसका समाधान इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको भागवत गीता में मिल जाएगा। अगर आप कभी किसी चीज से परेशान हैं तो उसका जवाब आप भागवत गीता में ढूंढने का प्रयास करिए, आपको जरूर मिल जाएगा। और यह भागवत गीता है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे और महाभारत के कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे थे, जब अर्जुन देखते हैं कि एक तरफ हमारे पूरे परिवार हैं, एक तरफ हमारे पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, यानी कि दोनों तरफ हमारे अपने ही हैं, तब अर्जुन को लगता है कि हम किस धर्म संकट में पड़ गए। आज तो हम बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ गए। अब हम युद्ध करें किससे? अपनों से करें या फिर अपने गुरु से करें, अपने परिवार से करें, अपने पितामह से करें? वो मना कर दिए कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं कि यहां पर कुरुक्षेत्र है, तुम युद्ध करने के लिए आए हो पार्थ, और यहां पर तुम्हारा मूलभूत कर्तव्य है युद्ध करना। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो कि कौन हमारा बाप है, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा गुरु है, कौन हमारा शिष्य है, कौन हमारा अग्रज है, कौन हमारा अनुज है, कौन हमारा पितामह है। तो तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता ना करो, वही गीता का उपदेश में लिखा गया है। तो वैसे व्यक्तियों को मेहनत जरूर करना चाहिए। समझ गए ना? चलिए, तो हम क्या बता रहे थे? जैसा काम वैसा परिणाम। जिस तरीके से आपका काम होगा, जितना आपका हार्डवर्क होगा, उतना ही आपका रिजल्ट आएगा। तो जैसा काम वैसा परिणाम आप ही का लिखा हुआ है। उसके अलावा नई रोशनी का 20, समझ रहे हैं? नई रोशनी का 20 इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा आचार विडंबन आदि निबंध 1000 के आसपास निबंध, जिनके 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि 1000 से ज्यादा निबंध यह लिख चुके हैं। समझ गए ना? सोच करके देखिए, आप अपने जीवन में एक निबंध आज तक नहीं लिखे होंगे, और बाल कृष्ण भट्ट 1000 से ज्यादा निबंध लिख चुके हैं। 1000, सोच रहे हैं बात को? अगर एक निबंध को लिखने में अगर वो एक दिन भी लगाते होंगे तो 1000 दिन, 3 3 9 मतलब 3-4 साल। अगर एक दिन लगाते होंगे तो एक दिन में निबंध लिखाता है? बिल्कुल नहीं। तो 1000 से ज्यादा निबंध यह लिख चुके हैं, 1000 से ज्यादा निबंध यह लिख चुके हैं। और इस 1000 में से 100 ऐसे निबंध हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा सब जगह पर फैला हुआ है, चारों तरफ है। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के इनके द्वारा 1000 से ज्यादा निबंध लिखा गया है। 1000 निबंध, 1000 के आसपास। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लगभग कितना निबंध लिखा गया है? जवाब होगा लगभग 1000 के आसपास। समझ गए? हाँ, लगभग 1000 के आसपास। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के आपका जो लेखक परिचय था इतना ही था। लेखक परिचय में यदि आप लोग इतना ध्यान रखते हैं जितना हम आपको अभी बता दिए, तो फिर परीक्षा में आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन, चाहे वह ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वह सब्जेक्टिव का हो, आपसे नहीं छूटने वाला है।
तो अब आप लोग यहां से बताइए कि क्या सब कुछ आपको समझ में आया या फिर कहीं पर डाउट है। अब अगले क्लास से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा बातचीत, जहां से हम आपको धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, समझ गए ना। लाइन बाय लाइन हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझा करके आपको सब कुछ समझ में आएगा, समझ गए ना। मैथ भी होगा बाबू, चिंता ना करें आप लोग, मैथ भी जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास में बताए गए हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो अब अगले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का पूरा निबंध बताएंगे, पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, ताकि आप लोगों को शब्दों का जो अर्थ होता है वह भी आपको हम बता सके, एक एक शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ करके आपको हम बताएंगे। तो चलिए अगले क्लास में अब आपको हम पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, और साथ ही साथ अगर आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को नहीं अभी तक इंस्टॉल किए हैं, समझ गए ना, टारगेट बोर्ड ऐप को अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से आप लोग टारगेट बोर्ड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर अंग्रेजी का क्लास चल रहा है 11th क्लास का, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने सारे भी और मटेरियल हैं, क्लास हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना। हाँ, व्हाइट स्क्रीन को हम ब्लैक कर देंगे, अगले क्लास से कर देंगे। अगली क्लास से ना हम व्हाइट स्क्रीन नहीं रखेंगे, अगर आप लोगों की आंख पर जोर पड़ता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।